हाय लबासना ड्रीमर्स, आज तारीख 2 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून का मीन समझेंगे कि कार्टून पर किस पर बात की जाती है। देखिए बेसिकली होता क्या है कि जो जुडिशियल जो प्रोसीजर होता है हमारा, कि आप कोर्ट में जाओगे और कोर्ट आपको क्या करेगा, पनिश करेगा अगर आपने कोई अपराध किया हुआ है। बट वेरियस स्टेट्स में हो क्या रहा है कि कन्विक्शन का रेट तो जीरो है। मीन अपराधी क्या हो रहा है कि कन्विक्ट हो जा रहा है। मीन अपराधी का अपराध सिद्ध होने के पहले ही उसकी कस्टडी में ही डेथ हो जा रही है। तो जो जुडिशरी है वो एक तरह से मूतक बन करके केवल देख रही है कि आखिर उसके सामने हो क्या रहा है, कि मैंने तो इसको सजा दी ही नहीं, बट इसके बावजूद इसकी मौत हो गई। मतलब एक व्यक्ति है, बिना अपराध के ही उसे अपराध की सजा मिल जा रही है। इसी बात पर आलोचना की जा रही है। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है वो कस्टडी में डेथ हुई है तमिलनाडु में, उसी के रिगार्डिंग है। पहले हम ब्रीफिंग कर लेते हैं कि केस क्या है। कि तमिलनाडु में हुआ क्या कि एक व्यापारी ने लॉकडाउन के समय के बाद भी दुकान को खोल कर रखा हुआ था। तो पुलिस करती क्या है कि उसे कस्टडी में लेती है और कस्टडी में लेने के दौरान उसकी मौत हो जाती है। तो अब पूछताछ किस प्रकार से होती है, किस इनह्यूमन तरीके से पूछताछ होती है, कितनी ब्रूटलिटी से होती है, आर्टिकल उसी पर डिपेंडेंट है। अब आर्टिकल में कुछ सजेशन भी देते हैं। सजेशन से पहले कहते हैं कि आखिर जिस प्रकार की इंक्वायरी होती है, क्या इतनी ब्रूटल इंक्वायरी करनी चाहिए, क्या ऐसा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए क्या, और अगर करना भी है तो प्रॉपर क्या हमें पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ ये पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं देखना चाहिए। जैसे कि अगर पुलिस किसी अपराधी से पूछताछ करती है अपने कस्टडी में ले करके, तो उसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगे होने चाहिए। ऑन ड्यूटी ऑफिसर का प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए और उस पर प्रॉपर पैरामीटर तय होने चाहिए कि किस अपराध के लिए और किस लेवल तक की मतलब पूछताछ की जानी चाहिए और कितने समय के पश्चात उसे वहाँ से रिलीज़ कर देना चाहिए। पूछताछ का भी टाइम होता है। ऐसा नहीं कि आप जब मर्जी करोगे, इवन रात के समय आप जाओगे, आप उससे पूछताछ करना स्टार्ट कर दोगे। तो बेसिकली राइटर कह रहे हैं कि इसके पैरामीटर तय होने चाहिए और वहाँ पर कैमरा लगे होने चाहिए। पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप पूछताछ करिए, क्योंकि समटाइम होता कुछ ऐसा है कि आप अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए भी आप उसके साथ गलत व्यवहार आप कर सकते हो। तो इसलिए पुलिस के रिफॉर्म की इस प्रकार से आवश्यकता है। अब अनदर केस में कह रहे हैं कि जो तमिलनाडु वाला जो केस हुआ था, कह रहे उसमें तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि आप लोकल मजिस्ट्रेट के आप पास उसे प्रस्तुत कर दोगे 24 घंटे के अंदर। लेकिन उसे 24 घंटे के अंदर लोकल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात कि दूसरा कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए था। तो मद्रास कोर्ट को जो करना था, मद्रास कोर्ट ने अपने टाइम के अनुसार वो प्रॉपर तरीके से वो कर दिया। मीन उसने सेल्फ कॉग्निजेशन लेते हुए इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन और पूरा रेगुलेशन वो अपने अंडर कंट्रोल में करता है। लेकिन अगेन यहाँ पर बात राइटर कहते हैं कि यहाँ पर कोर्ट तो पूरी तरह से निहत्था है, मतलब कोर्ट के पास कोई हथियार है ही नहीं, क्योंकि जिसके ज्यूरिडिक्शन में वो पर्सन जाना था, सबसे पहले उसे जाना किसके पास था, लोकल मजिस्ट्रेट के पास। अब लोकल मजिस्ट्रेट इस मामले को पूरी तरह से देख नहीं पाता है, पूरी तरह से रेगुलेट नहीं कर पाता। अब आर्टिकल में राइटर उसका भी फेवर लेंगे, कहेंगे कि अब उस मजिस्ट्रेट की भी गलती नहीं है, क्योंकि उसके पास ओवरबर्डन केसेस हैं, उसके पास नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं जिसे उसे देखना होता है। तो दैट इज़ वाई वो ये वाला काम नहीं कर पाया, प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाया। इसके लिए हमें उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए। ओवरबर्डन केसेस की वजह से जुडिशियल मजिस्ट्रेट मीन जो लोकल मजिस्ट्रेट था इस मामले को पूरी तरह से देख नहीं पाता है और इसके साथ ऐसा हो जाता है। कह रहे हैं कि अब इसमें या तो कोर्ट को हम दोषी ठहरा सकते हैं, या तो हम लोकल मजिस्ट्रेट को दोषी ठहरा सकते हैं, या फिर तीसरी बात यहाँ पर यह आती है कि आप पूरे सिस्टम के फेलियर पर आप ध्यान दे सकते हो कि पूरा के पूरा आपका सिस्टम ही फेल हो गया। कि एक पर्सन है, उसे कस्टडी में लिया जाता है, 24 घंटे के अंदर उसे लोकल मजिस्ट्रेट के पास प्रस्तुत करना चाहिए था, लेकिन उसे प्रस्तुत नहीं किया जाता है और उसके साथ एक ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, जो अपराध उसने किया हुआ है इसकी सज़ा भी उसे ना मिलती कोर्ट से, लेकिन जो उसे कस्टडी में मिल गई। तो राइटर इस पर कहते हैं कि ये सिस्टम फेलियर है और हमें सिस्टम में रिफॉर्म की आवश्यकता है। इसमें हमें पुलिस के रिफॉर्म की आवश्यकता है कि इन्वेस्टिगेशन का लेवल क्या होना चाहिए, उसके पैरामीटर तय होने चाहिए और पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए। ये वाला आर्टिकल हमारा डिस्कस हो गया। हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, स्ट्राइकिंग अ ब्लो अगेंस्ट द आसाम्स इंक्लूसिव ईथोस। अब यहाँ पर आसाम में कुछ लॉ मीन उन्होंने क्या किया, पास किया।
अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में एक लॉ पारित किया। लॉ क्या पारित किया कि आसाम में हर किसी को आसामी लैंग्वेज पढ़ना अनिवार्य कर दिया, कि स्कूल में क्या होगा कि आसामी लैंग्वेज आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अब राइटर कहते हैं कि ठीक है, जो आसाम के जो नेशनलिस्ट लोग थे, मीन जो रीजन जो अपने आसाम से प्यार करते थे, इस स्टेट से उनका एक इंथुसियाज्म था, उनका एक लगाव था, वो तो खुश हो गए, कहे कि चलो अब आसामीज़ को, मीन जो उनको रीजनल इंटरेस्ट था, कह रहे वो उनको मिल गया। लेकिन राइटर कह रहे हैं कि आपने हर किसी को अगर आसामी लैंग्वेज सीखने के लिए अगर बाध्य कर दिया, एक्सेप्ट कुछ रीजनल क्षेत्रों को छोड़ करके, जो मतलब SC/ST एक्ट के अंतर्गत या फिर रिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, कह रहे हैं। लेकिन आपने उन चीज़ों को इग्नोर भी किया कि केवल 48% पॉपुलेशन ऐसी है जो आसामी लैंग्वेज को बोलती है, और वो आसामी लैंग्वेज इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि उनके स्कूल में पढ़ाया जाता है, बल्कि वो इसलिए पढ़ते हैं या उसे बोल पाते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि आसामी वहाँ का क्या है, डोमिनेटिंग एक लैंग्वेज है। बट आसामी अगर केवल 48% अगर स्पीकर हैं, तो इन अदर परसेंटेज कौन से हैं, तो कुछ रीजनल जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर उन्हें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, उन्हें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड की गई है, तो उस प्रकार के जो ट्राइबल के लैंग्वेज हैं, कह रहे हैं वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। और एक लैंग्वेज का समाप्त होना केवल एक लैंग्वेज का समाप्त होना नहीं है। अगर कोई ट्राइबल पॉपुलेशन है तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक एक इन्फॉर्मेशन को, एक नॉलेज को वो ट्रांसफॉर्म करती रहती है, ट्रांसफ़र करती रहती है। और जैसे ही किसी एक लैंग्वेज का विलुप्त होना होता है, तो उसके साथ और उस लैंग्वेज में जितनी इन्फॉर्मेशन रहती है, जितना नॉलेज होता है, वो भी समाप्त हो जाता है। तो आसामी लैंग्वेज को फोर्सफुली वहाँ पर इम्प्लीमेंट करवाना, कह रहे ये उन लैंग्वेजेस के लिए या उन ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए जो आसाम में ही तो रहते हैं, लेकिन उनको कॉन्स्टिट्यूशन में उनकी लैंग्वेज को प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, कह रहे उनके लिए ये खतरा साबित हो जाएगा। कह रहे कि अब अगर सेंसस की बात करें तो 1971 के सेंसस की बात करें तो कह रहे हैं कि उस वक्त तो 60% पॉपुलेशन ऐसी थी जो आसामी बोला करती थी, और अभी राइट नाउ अगर 2011 का देखें तो ये 48% है। तो राइटर कहते हैं कि जो इस प्रकार के आंकड़े स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं, कह रहे हैं ये केवल पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है। कह रहे हैं कि आप केवल उनको आप ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि केवल आप रीजनल के लैंग्वेज पर, केवल आप लैंग्वेज के बेसिस पर वो इनसिक्योर हो रहे हैं, क्योंकि उनको किसी और लैंग्वेज से खतरा नहीं है। कह रहे हैं कि आप उन्हें ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि जो बंगालीज़ हैं, कह रहे हैं ये आकर के, कह रहे हैं यहाँ पर डोमिनेट करने लग जाएंगे, और आसामीज़ लैंग्वेज का जो प्रभुत्व है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। राइटर कह रहे हैं कि इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करना, कह रहे हैं कि ये नेशनल की इंटीग्रेशन के भी अगेंस्ट में है, और हमारा जो इंटरेस्ट है जो ट्राइबल पॉपुलेशन को रिजर्व करने का, कह रहे हैं वो भी यहाँ से पूरा नहीं होता है हमारा। तो करना क्या चाहिए, कह रहे हैं आसामीज़ लैंग्वेज को कंपलसरी नहीं बनाना चाहिए कि कोई 10+2 लेवल तक जा करके उसे पढ़े ही पढ़े। ठीक है। अब कहते हैं कि केवल आप पढ़ने पर आप जोर आप दे भी नहीं रहे हो, कह रहे हो कि आप आसाम में नौकरी भी, आप केवल जॉब भी केवल उन्हीं पर्सन को दोगे कि जो पर्सन 10+2 लेवल तक आसामी लैंग्वेज को उसी बोर्ड से पढ़े हुए होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि अब आउटसाइडर को तो आप पहले ही रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो, तो जो फंडामेंटल राइट होते हैं अदर सिटीजन्स के, कह रहे वो तो यहीं से वायलेट हो जा रहे हैं। कह रहे आपका रीजनल इंटरेस्ट तो पूरा हो रहा है, लेकिन नेशनल की इंटीग्रिटी के साथ ये खतरा पैदा हो रहा है। हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए कि एक फैक्ट्री में, एक केमिकल फैक्ट्री में होता क्या है कि एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट वहाँ पर क्या है कि बेंजीन डेजोल नामक एक रसायन होता है, और चैम्बर में आग लग जाती है, चैम्बर फट जाता है, और उससे 6 लोगों की मौत हो जाती है। अब कहते हैं कि इस प्रकार का केमिकल फैक्ट्रीज़ में इस प्रकार का डिजास्टर होना, इस प्रकार का एक्सीडेंट होना, वो भी ऐसे टाइम पीरियड में जब पैंडेमिक का टाइम है और FDI और FII के साथ वैसे ही खतरा मंडरा रहा है। तो जो इनसिक्योरिटी होगी, जो फॉरेन कंपनीज होंगी, कह रहे वो इन्वेस्ट क्यों करना चाहेंगी। कह रहे हैं जब आपकी सिक्योरिटी और जो रेगुलेशन के जो मेजर्स हैं अगर वो अप टू द मार्क नहीं है, आप अगर सेफ्टी फीचर आपके इतने अच्छे नहीं हैं, तो कोई आपके यहाँ इन्वेस्ट क्यों करना चाहेगा। और ये रेगुलेशन का जो फेलियर है, कह रही है कि इंडिया के लिए, कह रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट है। कह रहे हैं इस पर हमें ध्यान देना चाहिए था और इसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी करना चाहिए, क्योंकि ये केवल
नियाली वाले केस नहीं है, केवल तमिलनाडु का केस नहीं है, कह रहे हैं कि विशाखापट्टनम में भी, वाइजैक में भी ऐसे केसेस हो चुके हैं। तो जहाँ कहीं भी केमिकल फैक्ट्रीज हैं, कह रहे हैं हमें उसमें प्रॉपर ध्यान देना चाहिए और उसके रेगुलेशन पर, उसके पैरामीटर पर हमें ज़्यादा जवाबदेही तय करनी चाहिए। हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करते हैं। ये कोवैक्सीन के रिगार्डिंग है। अब देखिए, वैक्सीन और वैक्सीन कह रहे दो डिफरेंट टर्म्स हैं। आईसीएमआर और भारत बायोटेक दोनों ने इंडिया का इंडिजिनस वैक्सीन तैयार करने के लिए जो ह्यूमन ट्रायल का जो परमिशन होता है, कह रहे वो मिनिस्ट्री ने दे दिया है। अब ह्यूमन ट्रायल, अब हम जरा बेसिक से समझ लेते हैं कि आखिर ये ह्यूमन ट्रायल के पहले की मेन वो उस वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की परमिशन मिलने पर इतना ज़्यादा इसे हाइप क्यों मिल रहा है। क्योंकि कोई भी वैक्सीन के डेवलप करने में कह रहे दो तीन प्रोसीजर होता है। पहली बात तो आप एक्सप्लोर करते हो कि वैक्सीन का फॉर्मेशन, वैक्सीन का जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा, कह रहे कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले साइंटिस्ट करते हैं कि हाँ ठीक है, पहले हम क्या करेंगे कि हम एक्सप्लोर करेंगे कि हमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर मिल जाए कि वैक्सीन बनेगा कैसे। अब वैक्सीन बन गया, तो वैक्सीन बनने के बाद सीधे ह्यूमन पर तो हम ट्रायल नहीं कर सकते। तो सबसे पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल होता है, जिसमें एक लैब में टेस्ट किया जाता है। ठीक है। अब प्री क्लिनिकल ट्रायल में लैब में जब टेस्टिंग होती है तो उसी टाइम कुछ एनिमल्स पर, कुछ जानवरों पर, कुछ सेल पर, कह रहे वो वेरियस टाइप से वो उन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या ये वैक्सीन उन एनिमल्स पर, बेसिकली चूहों पर, क्या ये फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके बाद ट्रायल के लिए, मीन क्लिनिकल ट्रायल के उसके लिए ट्रायल के लिए परमिशन मिल जाती है। तो जब ह्यूमन पर ट्रायल स्टार्ट होता है तो ह्यूमन पर भी ट्रायल वो 3 लेयर में स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो सबसे पहली सैंपलिंग होगी वो अप्रॉक्सीमेटली मतलब मैक्सिमम 100 लोगों को आप ले सकते हो, कि मतलब 40, 50, 70 या मे बी अप टू द मार्क्स ऑफ 100, कि मतलब 100 वॉलंटियर्स को आप लोगे और आप उस पर उस वैक्सीन की सैंपलिंग का आप टेस्ट करोगे। अब उनके ऊपर अगर जैसा जैसा इम्पैक्ट आता है, अगर वो आपका पूरा प्रोजेक्ट या पूरा ट्रायल सक्सेसफुल हो जाता है तो आप लेवल 2 में जाओगे। लेवल 2 में क्या होगा कि 100 से ज़्यादा, मतलब 300 या मैक्सिमम 1000 लोगों के ऊपर आप टेस्टिंग कर सकते हो। तो जो सेकेंड वाला लेयर होता है, कह रहे हैं इसमें क्या होगा कि आपको सैंपलिंग का साइज बढ़ जाता है और हमारे पास एक वाइडर सैंपल्स होते हैं, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये वैक्सीन प्रॉपर तरीके से काम कर भी रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, ये तो लेवल 2 हो गया। अभी फिर इसके बाद लेवल 3 पे जाते हैं। तो लेवल 3 पे क्या होता है, सैंपलिंग का लेवल और भी ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है कि केवल 1000 नहीं, करीब 3000 या 4000 या मे बी 10,000 तक हम इन चीज़ों की सैंपलिंग लेते हैं। और अगर इनके ऊपर अगर वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करने लगता है, ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि यूजुअली केवल 20% जो वैक्सीन होती है, केवल वही लेवल 1 और लेवल 2 को क्रॉस करके लेवल 3 पर आ पाती है। तो इसका मतलब ये 80% वैक्सीन ऐसी होती है जो लेवल 1 और लेवल 2 को क्रॉस ही नहीं कर पाती है। तो इसलिए एक मेजर पॉपुलेशन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट होने के पहले ही कोई भी वैक्सीन फेल हो जाती है। अब WHO के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो WHO ने बोला है कि इस समय 17 वैक्सीन पर फंक्शन चल रहा है। ठीक है, किस पर, ट्रायल पर, क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। और प्री क्लिनिकल ट्रायल पर 132 वैक्सीन पर फंक्शन चल रहा है। अब हम आ जाते हैं अपने वैक्सीन पर, जो कि भारत में जिसका निर्माण हो रहा है। भारत में ये आईसीएमआर और भारत बायोटेक ये दोनों मिलकर के इसका निर्माण कर रहे हैं। तो इसका प्री क्लिनिकल ट्रायल कंप्लीट हो गया, मीन एनिमल्स पर जो भी प्रयोग करना था वो हो गया। अभी ह्यूमन पर प्रॉपर तरीके से प्रयोग करने के लिए, ट्रायल करने के लिए इन्हें परमिशन मिल गई है। अब देखिए, जो वैक्सीन होता है वो 2 तरह का होता है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। एक होता है कि एक्टिव होता है कि कीमो एक्टिव वायरस से निर्माण किया जाएगा, और एक होगा कि वो डीएक्टिवेशन के फॉर्म में होगा। मतलब यूजुअली हम करते क्या है कि हम जिस किसी का भी वैक्सीन तैयार कर रहे होते हैं, जिस किसी भी वायरस का, जैसे अगर हम कोरोना वायरस का वैक्सीन तैयार कर रहे हैं तो हम कोरोना का ही एक वायरस ले लेंगे और उसे मार देंगे, और मारने के बाद उससे एक वैक्सीन क्रिएट करके किसी की बॉडी के अंदर डाल देंगे। तो जो डीएक्टिवेशन वाला वैक्सीन होता है, कह रहे उसके प्रॉपर जो रिएक्शन होता है, कह रहे बहुत कम होता है। मतलब किसी की बॉडी में अगर आप वो इंजेक्ट करते हो तो कोई रिएक्ट कर जाए या उसके कुछ नेगेटिव आउटकम देखने को मिले, कह रहे ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन जो एक्टिव वाला वैक्सीन होता है, कह रहे उसमें चांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि कुछ रिएक्शन हो जाए या नेगेटिव रिजल्ट्स देखने को मिल जाए या स्किन पर चटकरे पड़ जाए, तो मतलब वेरियस टाइप ऑफ की मतलब एक्टिविटीज़ हो सकती हैं। लेकिन
जो एक्टिव वाला वैक्सीन होगा, तो एक्टिव वाले वैक्सीन में क्या होता है कि एक बार अगर आपने किसी को दे दिया और उसे अगर वो सूट कर गया, मतलब बहुत ही लो फॉर्म में होता है, उसका इम्पैक्ट बहुत ही कम होता है, मतलब किसी वायरस को लेते हैं और उसको इतना वीक करके, बहुत बहुत वीक करके किसी की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, तो जिससे होता क्या है कि एक नेचुरल प्रोसेस से उस बंदे के अंदर, उस पर्सन की बॉडी में एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, तो उसे हमें बार बार शॉट्स नहीं देने पड़ते हैं। मतलब एक बार अगर किसी को, अगर एक्टिव वाले वैक्सीन से अगर किसी को वैक्सीन दे दी गई तो दोबारा उसी वायरस से वो इन्फेक्टेड नहीं हो सकता। लेकिन जो डीएक्टिवेटेड के फॉर्म में होता है, जो मरा हुआ सेल होता है, खैर उसमें ऐसे केसेस होते हैं, उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि 3 साल, 4 साल या 5 साल के बाद आपको बराबर उसमें शॉट्स देने होंगे। तो अभी जो कोवैक्सीन है, जो इंडिजिनस प्रकार का है, ये डीएक्टिवेशन वाला फॉर्म है, मतलब डीएक्टिव है। डीएक्टिव मतलब इसमें इन्होंने क्या किया कि कोरोना वायरस के सेल्स को मार दिया है और मारने के बाद इस वैक्सीन का निर्माण किया है। ठीक है, तो एग्जाम्स में अगर पूछता है कि एक्टिव वाला है कि डीएक्टिव वाला है, तो ये डीएक्टिव वाला वैक्सीन है, राइट। तो हमने ये देख लिया कि 17 ऐसे वैक्सीन है जिस पर प्रॉपर ऑल ओवर वर्ल्ड में काम चल रहा है, और ये इंडिया का ये पहला इंडिजिनस है, और 2 लोग मिल करके, आईसीएमआर मिल करके और भारत बायोटेक मिल करके इसका काम कर रहे हैं। आईसीएमआर ने क्या किया कि उसकी जीनोम की सिक्वेंसिंग करके या उस वायरस को दे दिया है, किसको, भारत बायोटेक को, और फिर भारत बायोटेक ने क्या किया कि उससे मेडिसिन का निर्माण किया, मतलब उस वैक्सीन को तैयार कर दिया। हमारा वो वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल की ओर मूव करेंगे, जिसमें 59 ऐप्स को, चाइनीज़ ऐप्स को पूरी तरह से बंद कर दिया गया या बैन कर दिया गया। ओके, राइटर कहते हैं कि आपने बैन तो कर दिया, लेकिन इसके चूंकि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है, तो हर काम आप रूल ऑफ लॉ के तहत कर सकते हो। कह रहे हैं आप केवल इस प्रकार एक गाइडलाइन आप इशू करो, और गाइडलाइन इशू करके बोलो कि अब ये 59 ऐप्स फंक्शन नहीं करेंगी। कह रहे ये ठीक बात नहीं है। कह रहे ये तो फंडामेंटल राइट का भी वायलेशन हो गया कि अब मैं प्रॉपर तरीके से कोई भी एप्लीकेशन में यूज़ नहीं कर पाऊंगा। कह रहे हैं ये आपने ऐसे कैसे डिसाइड कर लिया। कह रहे कोई लॉ होना चाहिए, कह रहे उसके रिगार्डिंग होना चाहिए। कह रहे ठीक है, आप कह रहे हो कि वो जो आईटी एक्ट 2000 है, उसके 66A और 69A कह रहे हैं कि आप उसकी एप्लीकेबिलिटी की आप बात करते हो। कहते हैं कि हम कोर्ट में भी जा सकते हैं इसको लेकर के, लेकिन कोर्ट में जाए तो जाए कैसे, क्योंकि कोर्ट में जाने के लिए प्रॉपर एक लीगल ऑर्डर होना चाहिए, और जो केवल गाइडलाइन होती है उसे लीगल ऑर्डर माना नहीं जाता है। तो जब लीगल ऑर्डर आपने दिया ही नहीं, तो उस एप्लीकेशन पर किस प्रकार से बैन ही कैसे किया जा सकता है कि मैं वो वाला एप्लीकेशन हम यूज ही नहीं करेंगे। ये एक लॉ के फॉर्म में एक कानून कैसे बन सकता है। और क्योंकि कोई भी कानून हो उसी के अगेंस्ट में हम जा सकते हैं अपने रेट्स के रिगार्डिंग। मेरे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ, तो अब हम कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाते समय हमें वो लीगल वाला ऑर्डर दिखाना होता है, लेकिन ये आपका गाइडलाइन तो लीगल ऑर्डर है ही नहीं, तो बेसिकली हम कोर्ट में जा ही नहीं सकते आपके इस एप्लीकेशन के बैन के अगेंस्ट में। तो राइटर इसी को कहते हैं कि आपको एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए था, और अचानक से इस प्रकार से जिस तरह से आपने ये डिजिटल ड्रैगन को बैन किया, कह रहे ये कोई तरीका होता नहीं है। कह रहे ठीक है, आपने कह रहे कि आप इमरजेंसी की सिचुएशन में ऐसा किया जा सकता है, लेकिन पहले आप ये बताओ तो सही लोगों को कि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, आप डिक्लेयर तो करो, लेकिन आप बिना डिक्लेयर किए आप इस तरह का डिसीजन ले रहे हो। कह रहे हैं कि ये डेमोक्रेसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अब ये वाला आर्टिकल है रिगार्डिंग द सबटाइटल, कि हम कोई भी टीवी सीरियल देखते हैं, कोई भी मूवी देखते हैं, तो उसमें सबटाइटल से देखने को हमें ज़रूर मिलता है। लेकिन सबटाइटल अगर आप ध्यान दोगे तो ज़्यादातर मामलों में वो हमें इंग्लिश में ही देखने को मिलता है, और हमें मिल भी जाता है। हमें सबटाइटल यूजुअली ज़्यादातर मूवीज़ में, और ज़्यादातर कोई भी वेब सीरीज़ होगी तो आप उसमें सबटाइटल आप इंग्लिश में देख लोगे। राइटर कहते हैं कि चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वो अमेजन प्राइम हो, कह रहे इन सभी को अमेरिका में लताड़ पड़ी थी कि अमेरिका में एक प्रॉपर इनके ऊपर केस चला था इसी सब टाइटल के रिगार्डिंग, कि जो डीफ पर्सन होता है वो इंटरटेनमेंट कैसे करेगा, और उस रीजनल लैंग्वेज में यूजुअली होता नहीं था, सबटाइटल होता नहीं था। तो ये कंपनीज हार जाती हैं, और उसके बाद से सबटाइटल्स इंग्लिश में चलने लगते हैं। राइटर कहते हैं कि ये बताइए कि रीजनल लैंग्वेज में सबटाइटल यूजुअली रन क्यों नहीं करता है। ये जो नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज हो गई और अमेजन का जो प्राइम वीडियो हो गया, कह रहे ये हिंदी को क्यों नहीं प्रमोट करती हैं, कह रही ये रीजनल लैंग्वेज को क्यों नहीं प्रमोट करती हैं, कह रहे हैं कि सारे सबटाइटल्स इंग्लिश में ही क्यों चलते हैं। फिर राइटर कहते हैं कि जो डीफ पर्सन होता है, जो सुन नहीं सकता है यूजुअली, तो वो पढ़ेगा, और पढ़ने की एक जो हैबिट होती है इंटरटेनमेंट के दौरान, अगर हम किसी वर्ड्स को सीख लेते हैं तो यूजुअली वो हैबिट में भी आ जाता है, और वो हम यूज़ भी करना स्टार्ट कर देते हैं। कह रहे हैं हिंदी में भी सबटाइटल होने चाहिए, और
केवल इतने में नहीं, जितने भी रीजनल लैंग्वेज हैं, अगर कोई रीजनल वेब सीरीज अगर कोई बना रहा है तो जहाँ पर भी वो लॉन्च हो रहा है कह रहे वहाँ पर रीजनल सबटाइटल्स होने चाहिए। और इसके रिगार्डिंग इंडिया में भी प्रॉपर पैरामीटर तय होना चाहिए, प्रॉपर लॉ बनाना चाहिए, जबकि इस पर किसी का ध्यान बिल्कुल भी जा नहीं रहा, क्योंकि ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे कि एक रीडिंग हैबिट को डेवलप किया जा सकता है अपने सिटीजन्स के अंदर। मेन वो जो छोटा बच्चा है कह रहे वो सीन को देखते हुए उन वर्ड्स को तैयार कर सकता है, उस लैंग्वेज को सीख सकता है। तो अपने लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए केवल इंग्लिश में सबटाइटल्स ना हो बल्कि रीजनल लैंग्वेज में भी सबटाइटल्स हो, राइटर ऐसा इसमें सजेस्ट करते हैं। तो आज के डेट पे हमारे पास द हिंदू में जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे मैंने वो सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।